हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो अपडेटेड पार्ट 2 आया था पीटी 365 का, अब हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। और जो मेन 5 टॉपिक्स हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, देन इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, अदरवाइज आप वो थोड़ा ही बहुत होगा, 10-20 पेजेस तो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट है यहाँ पे टॉपिक फिस्कल फेडरलिज्म। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली कुछ स्टेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे सेंटर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर डिस्प्यूटेड थे कि वो सही से उन्हें मिल नहीं रहा। ओके, या वो टाइम पे नहीं मिल रहा है ऐसे। तो इस वजह से फिस्कल फेडरलिज्म ये बोलते हैं, जो यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो फंड शेयर करती हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह विद इन इंडियाज़ फेडरल सिस्टम। इसे बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल से मतलब आप समझ सकते हो पैसे से रिलेटेड है। ओके, देन यहाँ पे सोर्सेज ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू जो दिए हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज क्या है स्टेट रेवेन्यू के? एक तो है टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू में भी दो पार्ट हैं। स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू जो उसे मिलता है टैक्सेस ऑन इनकम से, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन से, एंड टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज से। और एक वो टैक्स जो उसे डिवॉल्व किया जाता है बाई सेंटर, डिवोल्यूशन होता है सेंटर से। ओके, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये कहाँ से है? डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, जो फी मिलती है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से। देन ग्रांट्स भी मिलते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स, ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। देन 7 शेड्यूल में आप आर्टिकल 246 में देख सकते हो कि वहाँ पे भी टैक्स बेसिस डिफाइन किए हुए हैं, थोड़े बहुत लिस्ट किए हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हो तो आर्टिकल 269, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 270, यहाँ पे इतना अच्छे से दिया नहीं है। आपके स्टैटिक नोट्स में आप जाके वहाँ पे रेफर करो। ये आर्टिकल्स पढ़ने मस्ट हैं। ओके, आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए। सो मैं रिकमेंड करूँगा ये पढ़ो आप जाके। देन ग्रांट सीनेट के लिए स्टैट्यूटरी ग्रांट आर्टिकल 275 में है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट आर्टिकल 282 में है। ये सारे के सारे आर्टिकल यहाँ पे आप जितने भी दिए हैं आप एक बार देख लो, बाकी कोई नोट्स फिर फॉलो करने की नीड नहीं होगी। ओके, देन बोरोइंग्स आर्टिकल 292 के अंडर यूनियन गवर्नमेंट बोरो करती है, और ये विद इन और आउटसाइड द कंट्री कर सकती है। ओके, बट 293 आर्टिकल जो है वो बोलता है स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इंडिया में ही बोरो कर सकती है। ओके, ऑल्सो अगर एक स्टेट इंडेटेड है टू द यूनियन तो फर्दर बोरोइंग अगर उसे करनी है तो उसे प्रायर कंसेंट की नीड होती है। किसकी? यूनियन गवर्नमेंट की कंसेंट की। ओके, देन फाइनेंस कमीशन आप जानते हो आर्टिकल 280 के अंडर आता है, जो कि प्रोवाइड करता है एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, या फिर उससे भी पहले कर सकते हैं। कि इसलिए करते हैं टू एजुकेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। लास्ट ईयर जो फाइनेंस कमीशन डेवोल्यूशन करता है, कैसे हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन वर्टिकल होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल वाले पे पूछा था। ओके, हॉरिजॉन्टल एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। सो ये सब आप ध्यान रखो कि यूपीएससी की आदत है ना कि वो अगर इस साल पूछा गया इसी टॉपिक पे तो सेम टॉपिक पे अगले साल भी क्वेश्चन दूसरा पूछ सकता है। ओके, सो ध्यान रखा करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ईवीएम वीवीपैट। देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ओके, इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2024, इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया वो रिक्वेस्ट कि फुल क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए ईवीएम्स का विद वीवीपैट। ओके, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड्स। ये अब जर्नी थोड़ा याद रखो, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, फर्स्ट टाइम ईवीएम आया था बाई इलेक्शन में एक। ओके, बाई इलेक्शन में, मेन इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में आया था केरला के। देन 1989 में और 1982 में आया था, ये भी ध्यान रखो। 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया गया, वहाँ पे ईवीएम यूज़ को परमिट किया गया। देन 2004 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे भी ईवीएम्स को अडॉप्ट किया गया, और उसके बाद से ईवीएम हर जगह पे चल रहे हैं। ओके, सारे इलेक्शंस में ईवीएम का यूज़ होता है। देन 2013 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया वीवीपैट का यूज़, और ये कब हुआ? सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो केस था इसमें आया, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया। ओके, देन 2019 में, ये इंपॉर्टेंट है, 5 ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होते हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा वीवीपैट के साथ, ये यहाँ पे बताया गया था। ओके, एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ओके, देन 2024 में जो अभी आपने देखा कि फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ये डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो से डिज़ाइन किया गया है मॉडर्नाइज करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस को। ये बनाया किसने है और सप्लाई कौन करता है? ईसीआई को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है,
एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। डिट्टो याद होना चाहिए ऐसे ही, ओके, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पूछ सकते हैं ऐसे, तो ध्यान रखो। 3 यूनिट्स होती हैं यहाँ पे, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट। वीवीपैट जो होता है, ये कंट्रोल यूनिट जो होती है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर के साथ रहती है। बैलेट यूनिट आप देखते हो हमेशा वो बटन्स दिखाए जाते हैं, एक होता है, ओके, वही बैलेट यूनिट है। एंड वीवीपैट जो होता है वो वेरीफाई करने के लिए होता है। एक स्लिप यहाँ पे प्रिंट होके आती है, वो स्लिप 7 सेकंड्स के लिए दिखती है आपको, ओके, और वो कंफर्म करती है कि आपने वोट सही पोल किया है या नहीं, और स्लिप पे दिखता क्या है वो मस्ट है पता होना चाहिए। 3 चीज़ें होती हैं बस, सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट, ओके, और ये सील्ड बॉक्स में बाद में गिर जाता है। ये फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी आज के वोटिंग सिस्टम में इसलिए लाया गया। गोवा जो है फर्स्ट स्टेट था जिसने यूज़ किया था वीवीपैट विद ऑल वीवीएम्स, विद ऑल ईवीएम्स, ओके, ईवीएम्स के साथ। ड्यूरिंग 2017 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वीवीपैट फुली डिप्लॉय हुए थे 2019 के लोकसभा जनरल इलेक्शंस में भी। एडवांटेजेस क्या है, ये बैटरी पे चलता है, ओके, इनवैलिड वोट यहाँ पे नहीं पड़ सकता। 4 वोट्स पर मिनट ही हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिटर करता है बूथ कैप्चरिंग को। बूथ कैप्चर के जो ठक 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 दबा देते हैं वो नहीं हो सकता, ओके। देन क्लोज बटन दबा दिया तो कोई पॉसिबिलिटी आगे नहीं है वोटिंग की। टोटल बटन दबा दिया तो सारे के सारे जो वोट्स पोल हुए वो दिखा देगा, बट कैंडिडेट वाइज रिजल्ट नहीं दिखाएगा, ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पॉसिबल नहीं है कि प्री प्रोग्राम कर दो एक इस पर जल्दी से ईवीएम को, ओके, पहले से प्रोग्राम होके आते हैं, प्री प्रोग्राम बाद में वो लास्ट में नहीं होते, ओके। सो जो बना के देते वही रहता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये न्यूज़ में क्यों था, और याद रखो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि हमने PT 365 में भी कवर किया था और यहाँ अगेन कवर कर रहे हैं। और न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशन लिंक्ड GANHRI, आपने वहाँ पे पढ़ा था, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, इसने डिफ़र किया है एक्रेडिएशन NHRC का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया का, फॉर द 2nd ईयर इन अ रो, ओके। तो क्यों किया ये इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमन राइट्स के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। जेनेसिस ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इवन इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एज अमेंडेड इन 2006 एंड 2019। PHRA डिफाइन करता है ह्यूमन राइट को एज द राइट जो कि रिलेट करते हैं टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अपॉइंटमेंट कैसे होती है इनके मेंबर्स की, चेयरपर्सन मेंबर्स जो होते हैं कमीशन के अपॉइंट करता है उन्हें प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, और वो कमिटी हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। कॉम्पोजिशन देखते हैं NHRC का, चेयरपर्सन कौन होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या फिर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, ओके। देन 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, इसमें कौन होता है, रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, ओके। देन रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। देन 3 अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम पर्सन्स, जो कि पर्सन होते हैं जिन्हें नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है इन मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उनमें से एक जो है वो वुमेन होना चाहिए। देन 7 डीम्ड मेंबर्स, ये भी पता होना चाहिए, ओके। यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के, एंड देन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के होते हैं, वुमेन पे होते हैं नेशनल कमीशन पे। देन चीफ कमिश्नर होता है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मस्ट है, ये सब पता होना चाहिए। टेन्योर कितना होता है, 3 साल का होता है, फिर 70 ईयर्स की एज, ओके। देन ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, एंड जो रिमूवल होता है इनका ये होता है बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ग्राउंड क्या होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी आफ्टर कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट, ओके। पावर क्या होती हैं, ये सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, सिविल कोर्ट की पावर इनके पास होती हैं, समन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस विटनेसेस की, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिसीव कर सकते हैं एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक अवार्ड या फिर कॉपी देयर फ्रॉम एनी कोर्ट, हो कहीं से भी निकलवा सकते हो कॉपी वगैरह, ओके। देन लिमिटेशंस क्या NHRC पे, ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते वो केसेस अगर इंसिडेंट हो चुका है उसके 1 साल बाद किया जा रहा है, ओके। 1 साल से ज़्यादा हो गया, आप फिर करने आए हो कंप्लेंट, तो वो नहीं हो सकता, ओके, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते फिर केसेस। देन अगर वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का, आर्म फोर्सेस की ह्यूमन राइट्स का, देन NHRC को यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए होती है यूनियन गवर्नमेंट से, एंड देन वो रिकमेंडेशन इश्यू करते हैं। एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास तो ये है भी नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए बोले यूनियन गवर्नमेंट से रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाई आर्म फोर्सेज। फंक्शंस क्या हैं, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इंक्वायर करते हैं, इंटरवीन करते हैं इन प्रोसीडिंग्स
जो कि इन्वॉल्व करता है ह्यूमन राइट वायलेशन को पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट विद अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट। ओके, अप्रूवल चाहिए होता है कोर्ट का, ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि बिना अप्रूवल के घुसे जा रहे। विजिट करते हैं जेल या फिर इंस्टीट्यूशन को अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। प्रिजन जो है सब्जेक्ट कई बार न्यूज़ में रहा है पिछले 2-3 साल में, और ये स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, ध्यान रखो। रिव्यू लॉ एंड प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देन फैक्टर्स रिव्यू कर सकते हैं इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला कि वो एक्ट करे ऑन FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड फर्म्स, जो कि यूज़ कर रहे हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का। ओके, मिसलीड करते हैं, फॉल्सली डिस्क्राइब कर देते हैं कि गलत तरीके से। ओके, आप खरीद लेते हो बट वो ऐसा होता नहीं है, जिस वजह से उन्होंने किया। सो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग इज़ एनी पब्लिश्ड क्लेम जो कि कंज्यूमर को इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की देता है। वेरी सिंपल। ओके, देन ये अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अगर देखेंगे हम, तो फॉल्स गारंटी या फिर फॉल्सली डिस्क्राइब कर दिया प्रोडक्ट को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उन्होंने फॉलो की, या फिर डेलिबरेटली कंसील की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। ओके, देन इनिशिएटिव्स में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, इनिशिएटिव्स टेकन टू कम्बैट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एक तो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसने इस्टेब्लिश किया CCPA को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, जो कि रेगुलेट करता है मैटर्स रिलेटिंग टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ये पेनल्टी लगाता है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर्टेनिंग टू फूड। देन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, इसे पढ़ने की बिल्कुल भी नीड मुझे नहीं लगी तो मैं छोड़ रहा हूँ। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू इलेक्शंस अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट है यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स बाय इलेक्शन कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग लाई है अभी जल्दी, वाइल हियरिंग एन अपील ऑन इलेक्शन पिटीशन। उसने बोला कि इलेक्शन कैंडिडेट जो होते हैं उनके पास भी राइट टू प्रिवेसी होती है। ओके, सो टू रिगार्ड टू मैटर्स विच ऑफ नो कंसर्न टू वोटर्स, मतलब वो अपने जूते चप्पल की भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि मेरे पास इतने जूते हैं, राइट, उस तरीके से बोला। और इट रिलेटेड टू कैंडिडेचर ऑफ पब्लिक लाइफ। रियल में हुआ क्या था, कोई लास्ट टाइम का तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन करना था कि डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, उसने कोई अपनी कार के बारे में नहीं बताया था, राइट, किसी MLA या फिर जो भी रहा हो। तो वहाँ पे यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि हर एक इन्फॉर्मेशन देने की नीड नहीं होती है। ओके, कुछ उसके पास भी राइट टू प्रिवेसी होती है, और वो इन्फॉर्मेशन जो इतना पोटेंशियल रखती है कि हाँ वो हार्म कर सकती थी तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप डिनाई कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बट ऐसे नहीं कुछ भी आपने बोल दिया और उसके बेसिस पे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ओके, आप समझ पा रहे होगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ कैंडिडेट डिक्लेयर एवरी आइटम मूवेबल प्रॉपर्टी दैट ही और हिज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ओन, ओके, सच एज क्लोथिंग, शूज़, क्रॉकरी, स्टेशनरी एंड फर्नीचर, जब तक कि वो इतने पोटेंशियल की नहीं है कि वो सच में डिस्क्वालीफाई हो जाए। ओके, इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो सच में हार्म कर रहा है कि उसने ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जो रियल में देनी चाहिए थी बट जानबूझ के छुपाई गई, तो उसे उस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बट ऐसे नहीं कि कुछ भी उसने भूल गया था गलती से और आपने पेटिशन फाइल कर दी और डिस्क्वालीफाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। ओके, सो रिजेक्ट नॉमिनेशन ग्राउंड्स ऑफ एनी डिफेक्ट ऑफ सब्सटैंशियल कैरेक्टर, तो ये ध्यान रखो। देन नेक्स्ट है होम वोटिंग। सो ये क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है होम वोटिंग की इन 2024 इलेक्शन। होम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग यहाँ पे होम से होती है, कैसे घर से होती है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है फुल कंटिजेंट का पोलिंग स्टाफ के, ओके, एंड सिक्योरिटी पर्सनल होता है विद सीक्रेसी ऑफ वोटिंग यहाँ पे मेंटेन की जाती है, डिलीजेंटली मेंटेन। ओके, देन बेनिफिशरीज कौन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, PWDs मीटिंग 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये आप एक बार इसका मतलब समझ लो, कई एक्ट्स हैं ना जहाँ पे PWD एक्ट आपने देखा होगा, तो ऐसा नहीं कि किसी को भी मिल जाते हैं वो बेनिफिट्स, 40% कई बार वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वहाँ पे एक होता है, लिमिट होती है, उसके ऊपर अगर आप 40% क्वालिफाई कर रहे हो उस पर तभी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, देन सीनियर सिटीजन एज अबव 85 ईयर्स, उन्हें भी ये होम वोटिंग का मिल जाएगा फैसिलिटी। देन नेक्स्ट है यहाँ पे रीपोलिंग। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट की रीपोलिंग फॉर द ऑनगोइंग लोकसभा जनरल इलेक्शन वेरियस पोलिंग स्टेशन ऑफ मणिपुर एंड आंध्र प्रदेश। प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू रीपोलिंग अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सर्कमस्टांसेस जहाँ पे रीपोलिंग नीडेड होती है। सेक्शन 57 बताता है कि अगर नेचुरल कैलेमिटी वायलेंस आ गया। सेक्शन 58 सब सेक्शन 2 बताता है कि अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है वोटिंग मशीन्स का या फिर उसका डैमेज हुआ है तब हो सकती है रीपोलिंग।
देन नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 58A जो बताता है काउंटर मांडिंग ऑफ इलेक्शन अकाउंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह हुई है। और सेक्शन 52 ये आप ध्यान रखोगे, ऐसे भी हो सकता है कि ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ कैंडिडेट ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ओके, नेशनल या फिर स्टेट पार्टी का। देन नेक्स्ट है यहाँ पे राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड राइट टू वोट ऑफ प्रिजनर्स। सो यहाँ पे कंटेस्टिंग का मतलब दिया हुआ है कन्विक्टेड पर्सन जो कि 2 साल या फिर उससे ज़्यादा की अगर उसे इम्प्रिजनमेंट हुई है तो कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शंस, और वो फर्दर 6 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई भी रहता है। अगर वो बेल पे भी बाहर है फिर भी वो कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन, ध्यान रखो, ओके, बट 2 साल या उससे ज़्यादा ये होना चाहिए। देन वोटिंग, अ पर्सन कन्फाइंड इन अ प्रिजन कैन नॉट वोट, अगर वो प्रिजन में है तो वोट नहीं कर सकता, बट कब कर सकता है, जब ये एप्लीकेबल है उन पर्सनस के लिए, ये जो राइट टू वोट ऑफ प्रिजनर्स है ये उन प्रिजनर्स के लिए है, पर्सनस के लिए है जो कि हैं अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉफुल कस्टडी में है पुलिस की, ऐसे लिखा हुआ है एक्ट में, एज इट इज़ याद रखो, ओके, पूछना होगा तो एज इट इज़ ही पूछेंगे। अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर पर्सन है तो फिर उसे राइट है कि वो वोट कर सकता है, ओके। देन अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में फर्स्ट है यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन, डायरेक्टली ये स्टैटिक टॉपिक है, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेस किया था एक आर्बिट्रल अवार्ड अगेंस्ट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ओके, न्यूज़ में रहा था, आपने ध्यान दिया होगा अगर। क्यूरेटिव पिटीशन ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल होती है किसी भी पर्सन को जिसकी रिव्यू पिटीशन अंडर आर्टिकल 137 जो कि डिफाइन है वो डिसमिस कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, रूपा अशोक खुर्रा वर्सेज अशोक खुर्रा एंड ANR केस अनादर लिखा मतलब होता है इसका 2002, ओके। आर्टिकल 29, आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 से पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। एंड क्या यहाँ पे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे क्यूरेटिव पिटीशन को एंटरटेन करता है सुप्रीम कोर्ट, अगर वायलेशन हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, क्वेश्चन ऑफ बायस रहा है अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग जज एंड अब्यूज हुआ है ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, फिर ये लग सकता है। देन लास्ट है यहाँ पे डॉक्ट्रीन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ जानने की नीड है और वो है कि डॉक्ट्रीन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ओके। इसका मतलब होता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट है डिफरेंट स्टैट्यूट्स के बीच में, ओके, या बिटवीन द स्टैट्यूट्स, उन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ऐसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है उन स्टैट्यूट्स को कि वो स्मूथली वर्क करें साथ में मिलके, ओके, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अदर स्टैट्यूट्स वाइड, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग देम वाइड, ओके, उन्हें नल एंड वाइड घोषित करने से अच्छा है कि उन्हें स्मूथली वर्क हो सके, ऐसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। नहीं हो सकता तो आपको पता है कि फिर तो नल एंड वाइड करेंगे, बट अगर वर्क हो सकता है तो डॉक्ट्रीन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन यूज़ करनी चाहिए, ऐसा बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी ओरिजिन अगर देखें तो संकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 से मिलती है। सो इसी के सारी पॉलिटी के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में और देख लेते हैं क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस का होगा, ओके। सो 17 पेजेस का है 11 से लेकर के 28 तक, तो वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन